हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि हम सीजीएल की जितनी भी सारी सबसे पहले 4600 ग्रेड पी की पोस्ट है उनके बारे में हम वन बाय वन बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एसआई इन सीबीआई के बारे में, दैट इज सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल ऑफ एसआई इन सीबीआई, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एसआई इन सीबीआई, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी, and at last we'll talk about the transfers of SI in CBI। ठीक है। and once everything is done, finally हम conclude करेंगे इस वीडियो को with the possible pros and cons associated with the job। ठीक है। चलिए, so stay tuned and watch the video till last to have complete information about SI in CBI। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का ये है कि एक एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि कोई भी ग्रेजुएट बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है अगर वो एज क्राइटेरिया को भी क्वालिफाई कर रहा है तो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले टीयर 1 होता है जिसको हम प्री भी बोलते हैं, और फिर टीयर 2 होता है जिसको हम मेंस भी बोलते हैं। ठीक है। बस दो ही एग्जाम है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। टीयर 1 भी जो होता है, जो प्री एग्जाम होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में ऐड नहीं होते हैं। ओनली टीयर 2 के मार्क्स जो होते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करने के काम आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको टीयर 1 का एग्जाम देना होता है। टीयर 1 में फर्दर 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है रीजनिंग, सेकंड होता है जीके, थर्ड होता है मैथमेटिक्स एंड फोर्थ होता है इंग्लिश। सबके 25 क्वेश्चंस ईच आते हैं। ठीक है। 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स एंड 15 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स। ठीक है। तो आपको ये एग्जाम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद इसकी आंसर की अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज के बाद मैक्सिमम आ जाती है। एंड उसके बाद इसकी कट ऑफ्स डिक्लेयर होती हैं कि कौन कौन टीयर 1 को क्वालिफाई करके टीयर 2 के लिए अपीयर होगा। ठीक। एंड कट ऑफ्स आर क्वाइट हाई, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल। फिर उसके बाद टीयर 2 में जब आप अपीयर होते हो तो सेम क्या होता है, उसमें 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है। और टीयर 2 में सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों आपको क्वालिफाई करनी होती है। ठीक है। अब सेक्शन 1 जो होता है उसमें क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग होता है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, 30 ईच। ठीक है। फिर सेक्शन 2 जो होता है उसमें इंग्लिश और जीके होता है, जिसमें अगेन आपके 70 क्वेश्चंस होते हैं एंड अगेन 1 आवर का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, टू सोल्व ईच ऑफ दम। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 होता है जिसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का आपका टेस्ट लेंगे वो, जिसमें कंप्यूटर एग्जाम का टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगेन सेक्शन 3 जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है इन नेचर, इसके भी मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब ये आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 1 to 2 आवर के ब्रेक के बाद आपको फिर से टाइपिंग टेस्ट के लिए अंदर बुलाया जाता है, जो कि सेक्शन 3 का ही पार्ट होता है। ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको 2000 के अराउंड एक पैसेज देते हैं जिसको आपको टाइप करना होता है इन 15 मिनट्स। ठीक है। विच इज वेरी वेरी नॉर्मल। अप्रोक्सीमेटली 27 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। सो वंस यू आर डन विद टीयर 2 एग्जामिनेशन, वही सेम प्रोसीजर 4 से 5 दिन में आपकी आंसर किया जाती है। यू विल गेट प्रीटी मच आइडिया कि वेदर यू आर गोइंग टू क्वालिफाई और नॉट। ठीक है। आजकल कट ऑफ बहुत आई जा रही हैं बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स दैट कमीशन हैज बीन committing while conducting the examination, because of the bonus marks that students get because of the mistakes of the bureau। ठीक है। तो क्या होता है कि थोड़ा लक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2024 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 शिफ्ट थी, 18 की और 20 की। 18 वाली शिफ्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोनस हुए हैं बिकॉज ऑफ दी sometimes typographical error, sometimes wrong options and right option being absent among the options। ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से बोनस हुआ है। तो इसका फायदा उन लोगों को भी हो जाता है जो कि शायद उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करके आए, बट उनके मार्क्स उतने आ जाते हैं। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे मे बी इन द 20th शिफ्ट, वो उस वजह से बाहर भी हो गए होंगे। तो एसएससी को एग्जाम बहुत केयरफुल मैनर में कंडक्ट करना चाहिए। स्क्रूटनी होनी चाहिए कि कोई ऑप्शन गलत है कि नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत है कि नहीं है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आप अपना 100% दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर 340 के अराउंड तो हो ओवरऑल। ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो दैट्स ऑल। उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको सीधी सीधी एक पोस्ट अलॉट हो जाती है। जब आपको एक पोस्ट अलॉट हो जाती है
तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अब आपको एसएससी में डीवी के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है। अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो होता है वो आपका टीयर 2 के कुछ 15 से 20 दिन के बाद रिलीज कर देती है एसएससी। आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एक पोस्ट अलॉट होती है। इसके अलावा इस बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in उस पर जाके देख सकते हैं और उसका जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। हाल फिलहाल 24 का अवेलेबल है, 25 का आने ही वाला है, तो आप उसको फॉलो अप करते रहिए और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था सारा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब अगर मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, अब एसआई इन सीबीआई, सीबीआई क्या है? मोस्ट एस्टीम्ड एक हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली आप मोटा मोटा ये कह सकते हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंट्री मैटर्स में बहुत ही वास्ट रोल प्ले करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब स्टेट लेवल पे कोई बहुत बड़ा पंगा होता है जिसकी वजह से पब्लिक डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो केसेस जो भी होते हैं कि सीबीआई को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं ताकि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन हो सके, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो सके। ठीक है, खैर इसके बारे में हम डिटेल में अभी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, तो सीबीआई जो होती है ना, बेसिकली जो हमारा लीगल सिस्टम है ना वो वेल मेंटेन्ड रहे, उस पे लोगों का भरोसा बना रहे, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड रहे, इसके लिए काम करती है। जो केसेस कहीं और सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उन केसेस को हम सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये ट्रस्ट होता है कि वंस द केस इज ट्रांसफर टू सीबीआई इट विल रीच टू इट्स फाइनलिटी with maximum efficiency and transparency possible in the investigation। ठीक है, तो ये काम जो है वो सीबीआई का है, टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द लीगल सिस्टम, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। ठीक है, इंटरनल मैटर्स में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर इंटरनेशनल मैटर्स। ठीक है, सिर्फ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये संस्था काम करती है। ठीक है, अब अगर मैं ज़्यादा सीबीआई के प्रोफाइल में ना जाके एसआई इन सीबीआई के प्रोफाइल पे ज़्यादा रहते हुए अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए सीबीआई का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, तो यानी कि मेजर काम में इन्वेस्टिगेशन आ गया, एक तो मेजर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई करप्शन केस है तो उसमें हो गया, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है तो उसमें हो गया, और समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपने सुना होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कुछ नॉन सोशल एलिमेंट्स इनसाइड द कंट्री अभी होते हैं जिनको आपने सुना होगा कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच्ड रहते हैं, सम हाउ किसी ना किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, बट इफ दैट इज इंटरनल नो, सो सीबीआई विल डील विद देम। इफ दे आर कनेक्टेड टू सम इंटरनेशनल एंटिटी, सो हमारी अदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसके साथ डील करती है, बट अगर इंटरनल मैटर है तो मोस्टली सीबीआई हैंडल करती है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। दूसरा ये रेड्स और सर्चेस भी करते हैं। ठीक है, रेड्स और सर्चेस का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन आती है सीबीआई के पास और सीबीआई जब उस इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए पर्टिकुलर किसी भी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल के घर या ऑफिस के थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो उनके पास राइट होता है कि वो वहां पे जाके रेड कर सकते हैं, वो वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज कर सकते हैं, जितना भी कुछ सामान है उसको सीज कर सकते हैं, कोई कैश है तो उसको भी सीज कर सकते हैं। बेसिकली दे कैन एंटायरली सीज द बिजनेस एज वेल। ठीक है, अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है कि यहाँ पे इलीगल चीजें हो रही हैं जो कि कंट्री की प्रोग्रेस को हैम्पर कर सकती है इन एनी मैनर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, ठीक है, रेड्स भी हो गई। अब क्या होता है, जो भी जिस भी बंदे के यहाँ रेड हुई है, ये सब चीजें हुई है, अगर उसको लगे कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली दे विल अप्रोच द कोर्ट्स, तो केसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं अप्रोच करेंगे तो अगर सीबीआई ने कुछ कॉन्फिस्केशन किया है जिसपे उसको स्ट्रांगली सब्सटेंशिएट कर पाए हैं वो कि हाँ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में था या इसने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है या करप्शन में था या जो भी था, तो उनको क्या करनी होती है, चार्जशीट फाइल करनी होती है अपनी, जिसके बाद उसकी कोर्ट में हियरिंग करती है और कोर्ट ही उनको कन्विक्ट कर सकता है। ठीक है,
तो जब कोर्ट में हियरिंग्स चल रही होती है ना, तो उसको हैंडल करने का काम जो होता है ना, वो भी मेजरली एसआई के पास रहता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, चार्जशीट फाइल करने का काम होता है, प्रिपरेशन ऑफ चार्जशीट का काम होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट और एविडेंस अगर कोर्ट को चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कि आपने भाई किस बेसिस पे इस बंदे को इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में कन्विक्ट करने का आपने हमसे अनुरोध किया है। ठीक है, तो जिस जो भी चीजें उनको चाहिए उनको सबको वो देना, मुहैया कराना, अवेल कराना, ये सारा काम एसआई इन सीबीआई का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, लाइजनिंग रखनी होती है उनके साथ, बहुत जरूरी है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मानो कोई ऐसी इंटेल आती है, जैसे कि आईबी के पास, रॉ के पास, इनके पास, ठीक है, इनके पास अगर ऐसी कोई इंटेल आती है जो कि लोकल लोकल कंसर्न से रिलेटेड है, तो वो सीबीआई को पास ऑन कर देते हैं। या फिर ऐसा हो कि सीबीआई एट प्रेजेंट कोई केस हैंडल कर रही है, उस केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस इन्फॉर्मेशन को लेना, या इन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको दूसरी एजेंसी को देना। ये काम होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसीज, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो इस सारे काम में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एसआई के थ्रू किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जैसे सीबीआई क्या एक सेंट्रल एजेंसी है, तो मानो कि फॉर एग्जांपल वो किसी केस पे काम कर रहे हैं, ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन उनको अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ स्टेट ट्रैवल करना पड़ रहा है, और वहाँ पे फर्दर अगर उन्हें ट्रस्ट होता है कि हाँ उनका टारगेटेड पर्सन या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे है, तो वो क्या कर सकते हैं, लोकल स्टेट पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। अगेन उसके लिए भी लिएजॉन जरूरी है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द स्टेट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द एजेंसीज दे आर वर्किंग विद। तो ये सारा वर्क प्रोफाइल जो होता है वो भी मेजरली हैंडल्ड बाय एसआई इन सीबीआई इन असिस्टेंस विद इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो मोटा मोटा इस संस्था का यही काम है। ठीक है, इनकम टैक्स या एक्साइज या जीएसटी की तरह यहाँ पे क्या है, कोई असेसमेंट्स या वर्क डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। इनका सिंपल काम होता है टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, टू एक्यूमुलेट द एविडेंसेस एंड टू फाइल द चार्जशीट। अल्टीमेटली कोर्ट पे रह जाता है कि वो कन्विक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द सीबीआई। ठीक, ये वाली चीज होती है। अब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतने प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, अगर आप इतनी मेजर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने वाले हो, तो आपको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें ट्रेनिंग रहती है, अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स के अराउंड ट्रेनिंग रहती है, जिसमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है, एक वेपन ट्रेनिंग रहती है। ठीक है, तो क्लासरूम ट्रेनिंग में तो मेजरली आपको यही दिखाया जाता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है ना, क्या क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या क्या ब्रीच ऑफ लॉज हमें डील करने होते हैं और कैसे कैसे डील करने होते हैं। बेसिकली जो किताबी ज्ञान होता है ना, बुकिश नॉलेज, वो आपको वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बाद में एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में मिलती है मोस्टली ये। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंसेबल थिंग as per the candidates who are currently working in CBI as SI or has worked in CBI as SI। ठीक है, तो उस वेपन ट्रेनिंग में भी आपको वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ऑब्वियसली सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव के अंदर। एंड वंस यू आर डन विद दैट, तो आपको फील्ड अटैचमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रेनिंग के ड्यूरेशंस में भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, और वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। टाइमली एग्जाम्स होते हैं और उनको क्लियर करना मैंडेटरी है। तो मेक श्योर कि आप ट्रेनिंग को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा ध्यान भी दो कि व्हाट दे आर टीचिंग यू। ओके, उसकी एप्लीकेशन आपको काम आती है बाद में ड्यूरिंग द जॉब। नो डाउट प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो डिफरेंट होती है, बट टू स्टार्ट विद आपके पास बुकिश नॉलेज सारी होनी चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। करेक्ट, चलिए। सो जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग में जितने भी एग्जाम्स हैं अगर आपने वो भी क्लियर किए, वो सब हो जाते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो सारे भी आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, तो इन सब चीज़ों के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, फिर ये आपको वो ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और ज्वाइनिंग होने के बाद यू कैन स्टार्ट विद योर जॉब। ठीक है, अब ज्वाइनिंग होने के बाद क्या होता है कि जो एसआई होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिपार्टमेंट मिनिमम होती है। यानी कि जब आपका फर्स्ट प्रमोशन ऑन इंस्पेक्टर हो जाता है ना, वहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली शुरू होती है। किसी भी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एसआई को जनरली नहीं बनाते हैं, बट इफ यू हैव द कैलिबर, इफ दे सी दैट यू हैव द कैलिबर एंड यू हैव रियली गुड इनपुट्स अबाउट थिंग्स,
तो वो आपको किसी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कैलिबर में। लेकिन ये सिर्फ एसआई के लिए वैलिड है। वंस यू आर इंस्पेक्टर, उसके बाद आप एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अपने आप ही बन जाते हो, ठीक है। बट एसआई के लिए थोड़ी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्रीटी मच आप इंजॉय कर सकते हो इस पीरियड को जब तक आप एसआई हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है। all the work as and when assigned by your superiors, that only you have to do, apart from being the supporting staff during investigation, raids and searches, or while coordination with the other departments for information and presentation of cases in the court, ठीक है। चलिए, तो ये तो था मोटा मोटा इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपको भी बहुत सारा पता ही होगा सीबीआई के बारे में, बट स्टिल अगर इसके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, यू डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्रमोशंस की, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एज एसआई स्टार्ट करते हो सीबीआई के अंदर, ठीक है। एसआई से जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है वो आप इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है। इंस्पेक्टर बनने में लगभग आपको 4 साल का टाइम लगता है, और इंस्पेक्टर का प्रमोशन प्रीटी मच फास्ट होता है आपका। 4 से 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हो, सब्जेक्ट टू आपका मेडिकल सही हो गया, फिजिकल सही हो गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग में जो भी एग्जाम्स हुए वो भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद ही आप इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है। इंस्पेक्टर से नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो आपका डीएसपी पे होता है, ठीक है। डीएसपी बनने के लिए आपको मिनिमम 8 से 10 साल का टाइम लगता है, और एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ मैंडेटरी फॉर दिस प्रमोशन, ठीक है। रेगुलर सर्विस ऑब्वियसली आपकी होनी चाहिए, ठीक है। गुड कंडक्ट होना चाहिए डिपार्टमेंट में, ये सब चीज़ें तो मैटर करती ही हैं, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपके प्रमोशन को स्लो कर देती हैं इफ़ एन अदरवाइज फाइंडिंग इज देयर अगेंस्ट यू इन द वाइल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। डीएसपी से आप क्या बनते हो, एडिशनल सुपरिटेंडेंट बनते हो। एडिशनल सुपरिटेंडेंट से आप सुपरिटेंडेंट बनते हो, सुपरिटेंडेंट से आप सीनियर सुपरिटेंडेंट बनते हो, ठीक है। हर प्रमोशन में 4 से 5 साल का मिनिमम ईयर ऑफ टाइम पीरियड है जो कि आपको सर्व करना होता है ऑन द पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। तो बस यही है इसका प्रमोशन क्राइटेरिया। मैक्सिमम आप सीनियर सुपरिटेंडेंट तक ही जा पाते हो व्हेन यू स्टार्ट एज एसआई, ठीक है। वहाँ तक भी जाना बहुत बड़ी बात है, बट ठीक है, सिंस सीबीआई में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एंड स्टाफ बहुत कम है, तो इसकी वजह से प्रमोशंस आर प्रीटी गुड, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ ना, तो सैलरी क्या होती है, जैसे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हो गई है अब, तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हो गई है, इसका मतलब जो आपकी बेसिक होती है वो 44,900 रहेगी, 44,900 रुपीज़। फिर उसके बाद आपको डीए मिलेगा। डीए एट प्रेजेंट अभी 55% पे है, तो 55% ऑफ बेसिक आपको डीए मिलेगा। जो भी कैलकुलेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। 55% ऑफ डी ऐड करने के बाद आपको एचआरए मिलता है। एट प्रेजेंट एचआरए की एक्स सिटी में रेट्स जो है वो 30% है, 30% ऑफ बेसिक, ठीक है। तो एचआरए मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3600 रुपीज़ आपको वंस यू स्टार्ट ऑन 4600 ग्रेड पे वो मिलेंगे, ठीक है। अब जो सीबीआई है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्रेट इन्वॉल्व है, तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एसएसए जिसको बोलते हैं वो भी मिलता है, जो कि होता है 25% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। तो वो हर महीने बाकी सब जॉब जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर या सिमिलर तरह की जितनी भी जॉब्स हैं, है ना, तो उनमें नहीं होता, लेकिन इसमें होता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जिसको 25% ऑफ बेसिक मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी टोटल ग्रोस बनती है, अप्रोक्सीमेटली नेट पेमेंट आपको 85,000 के अराउंड मिल जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे पूरे साल में 12 मंथ्स की सैलरी बाकी सब लोगों को मिलती है नॉर्मल डिपार्टमेंट्स के अंदर, बट इन एसआई इन सीबीआई आपको 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है एक साल में, यानी कि एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी आपको मिलती है। यानी कि अप्रैल में जब आप सैलरी रिसीव करते हो तो आपको 2 सैलरी मिलती है एक साथ, मार्च की प्लस एक एक्स्ट्रा महीने की, ठीक है। तो अप्रैल में आपको 2 सैलरी क्रेडिट होती है। तो मॉनिटरी बेनिफिट्स अगर मैं देखूँ वाइड मनी वाइज, तो इसमें काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सबसे लास्ट में ट्रांसफर्स की बात करूँ ना, तो क्या होता है कि जब आप डिपार्टमेंट के अंदर आते हो, आपका डीवी कंप्लीट होता है, आपका फिजिकल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपका मेडिकल होता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जब आपको ज्वाइनिंग देते हैं ना, तो क्या होता है कि मेजर जो पोस्टिंग्स होती हैं वो हेडक्वार्टर्स पोस्टिंग होती है, दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। तो चांसेस फेयर हैं कि 50-60% चांसेस हैं आपके कि आप दिल्ली में ही पोस्ट हो जाओगे, ठीक है।
या मैक्सिमम टेन्योर आपने पूरे सर्विस का दिल्ली में कंप्लीट करोगे। उसके अलावा अगर बाहर भी आपको पोस्ट किया जाता है तो मेजरली सीबीआई ऑफिसेज जो होते हैं वो कैपिटल सिटीज में ही हैं, वो भी हर कैपिटल सिटी में नहीं है, ठीक है। तो मेजरली आपको कैपिटल सिटी में ही मिलेगा। आपसे प्रेफरेंस ऑफ कोर्स वो पूछेंगे, बट वो आपको मिल जाएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग आपको पोस्ट करते हैं, मे बी आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग भी आपको पोस्ट कर दें, यू कैन नॉट से, but yes they will ask your preference, and if that particular vacancy is there in that area, and if they are willing you to let you go from the headquarters, they will post you there as well, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। उसके अलावा ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पोस्ट हो गए तो दिल्ली में ही रह जाओगे, आपका ट्रांसफर होते रहेगा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस। इंटरनल भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वंस यू गेट एंटर्ड इनटू द डिपार्टमेंट, उसके बाद बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती हैं जिसके साथ आपको काम करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली आपका ऑफिस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये सारा था मोटा मोटा एसआई इन सीबीआई के बारे में। बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मैंने दी नहीं है, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड है फॉर सीजीएल एस्पिरेंट उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के लिए जरूरी है ही नहीं। हाल फिलहाल आपको जो डिसीजन मेक करना है उसके लिए मोटा मोटा जितना मैंने बता दिया वो बता दिया, ठीक है। उसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक है। उसके अलावा अब अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। तो अगर मैं प्रोज की बात करूँ ना यार, तो सबसे पहला जो है रेस्पेक्ट एंड सोशल रिकॉग्निशन। जैसे ही आप किसी को बोलते हो ना कि आप सीबीआई में काम करते हो एज इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, डजेंट मैटर, वो सोशल रिकॉग्निशन है। क्योंकि विलेजेस में भी लोग जानते हैं कि सीबीआई एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है एंड दिस इज अ बिग जॉब, तो सोशल रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट इज वेरी हाई, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है विद 50 to 60% पोस्टिंग्स इन दिल्ली, ठीक है। तो ये बहुत लोगों के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है, मैं नहीं कह रही है सबके लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई साउथ का कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि उसको दिल्ली चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको चाहिए मेजरली इधर साउदर्न पार्ट में ही उसको पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। तो अगेन ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है कि किसी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, किसी के लिए नहीं है। सिंस आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि ऑल इंडिया अगर ट्रांसफरेबल ये जॉब है ना, तो ये होगा कि बाय चांस यू गेट अ प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो यू हैव फेयर चांसेस टू गेट इट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। तो ये पॉजिटिव पॉइंट मेरे हिसाब से है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्रेवल एंथुजियास्ट है तो इसमें ट्रेवलिंग बहुत रहती है, ओके। वंस यू स्टार्ट कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरीज नो, तो आपको लीड्स फॉलो करनी पड़ती है और उसके लिए आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर आप ट्रैवल एंथुजियास्ट हो तो आपके लिए प्रो है, अदरवाइज यही सेम चीज आपके लिए कॉन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस सिक्के के कौन से पहलू से कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, बहुत एडवेंचरस जॉब है, ठीक है, जो कि आपको डेली बेसिस पे चैलेंज करती है, तो इससे चैलेंजिंग जॉब। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी चैलेंजिंग जॉब पसंद है एंड वेदर यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ एडवेंचर्स और नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली सर्टेन थ्रेट भी इस जॉब के साथ एसोसिएटेड है। वेदर यू आर विलिंग टू टेक इट और नॉट, दैट्स योर डिसीजन। आपको पता होना चाहिए कि वो आप ले सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है जो कि मेरे को प्रो लगता है बेसिकली, बिकॉज आई लाइक वर्क विच चैलेंजेस मी ऑन डेली बेसिस वेल वर्किंग, ओके। बट अगेन ये बड़ी ही पर्सनल चॉइस हो जाती है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। और प्रो इसका ये होता है कि मोस्टली इसका जो मोडस है ना वो क्लीन है, यानी कि बहुत ही क्लीन डिपार्टमेंट बोला जाता है सीबीआई को। देखिए 100% क्लीन तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट जैसे एक्साइज या इनकम टैक्स या फिर नार्कोटिक्स, ये सब डिपार्टमेंट जैसे करप्शंस और इलीगल एक्टिविटीज विद इन द डिपार्टमेंट जिन जिन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सीबीआई में क्या है, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, यानी कि बहुत क्लीन डिपार्टमेंट है ना। मैं नहीं कह रही एंटायरली क्लीन है, बट स्टिल इट्स वेरी क्लीन डिपार्टमेंट। तो कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का इंटेंशन लेके इसमें अगर जा रहा है तो वो ना जाए। बट हाँ, अगर किसी को साफ सुथरा काम करना है विद वॉट एवर सैलरी ही और शी विल बी गेटिंग, तो ये बेस्ट जॉब है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तीस और लास्ट चीज क्या है कि इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, और दिल्ली में ही मैक्सिमम स्टाफिंग होती है, तो मैक्सिमम पोस्टिंग्स आपकी दिल्ली में रहती है। तो इफ यू आर फ्रॉम इन एंड अराउंड दिल्ली, तो यू कैन चूज दिस जॉब
इफ यू स्टिल वांट टू गेट पोस्टेड इन दिल्ली। ठीक है, अब अगर मैं कॉन्स की बात करती हूँ, कॉन्स में क्या है, अगेन सबसे बड़ा तो ये है कि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है। ठीक है, स्ट्रेसफुल क्यों है, क्योंकि आपको बहुत ही एक्सट्रीम केसेस के साथ डील करनी पड़ती है। अगर वो क्रिमिनल केस हैं तो आपको बहुत बड़े क्रिमिनल्स के साथ भी इन्वॉल्व और डील करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत बड़े क्रिमिनल्स के साथ डील करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक केसेस हैं बहुत बड़े, तो बहुत बड़े फ्रॉडस्टर हैं तो उनकी बहुत बड़ी अप्रोच होती है। तो अगेन that will in turn will cause a lot of stress and lot of responsibility while conducting the investigation in that particular case. तो ये stressful job है, because of which people leave it after certain years of service। ठीक है, तो ये भी एक ट्रूथ है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज यही है कि अगर बाय चांस इफ आई गेट एलोकेटेड एस आई इन सीबीआई, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग उतनी पसंद नहीं है, तो अगेन दिस जॉब इज नॉट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा हाई प्रोफाइल केसेस जो आते हैं, उसकी वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो भी आपको एक तरह का प्रो भी दे सकती है, लेकिन बहुत सारे कौन देती है कि हाँ, अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रेशर किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को टू वर्क इट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी हैप्पी व्हाइल कंडक्टिंग दैट इन्वेस्टिगेशन। तो वो भी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस है, बट इसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो एक स्पेशल रिकॉग्निशन जो यूनिफॉर्म जॉब का होता है वो आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो एक ये कौन भी इसमें ऐड हो जाता है। उसके अलावा इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कि आप नहीं कह सकते 10 से 5 की जॉब है। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल ऑफिस टाइमिंग्स के साथ इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि वर्कलोड अनएक्सपेक्टेड है, ऑफिस टाइमिंग्स कुछ फिक्स नहीं है, उसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा हैम्पर होता है। तो ये सारे इसके कॉन्स हैं। उसके अलावा डिसीजन आपका है कि आपको किस तरह की जॉब, किस सर्कमस्टेंसेस तक आप बेयर कर सकते हो उन पर्टिकुलर कॉन्स को, और कितने प्रोज आपके लिए वैलिड हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम सिर्फ जॉब ही चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है किसके क्या कौन है, क्या प्रो हैं, ये सब चीज़ें तो प्रिविलेज्ड लोग ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी प्रेफरेंस भरने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपको ये पता है कि सेलेक्ट होने के बाद ये जॉब है जो मैं कंफर्टेबली कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन ये जॉब है जो ठीक है अगर वो नहीं मिलती है तो मुझे करनी है, लेकिन दिस विल नॉट बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ये इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के सेग्रीगेशन के लिए होती है बस, कि आपकी प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए, ताकि आपके समटाइम्स क्या होता है, बच्चे के मार्क्स हैं, उसके कैलिबर है, सब चीज़ है, लेकिन वो रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पोस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसको दोबारा अपीयर होना पड़ता है, ही और शी हैज़ टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर अगेन, जस्ट बिकॉज कि उनको फर्स्ट टाइम प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, बिकॉज ऑफ दिस दे टुक द रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, hopefully this helps. Thank you so much for listening, guys, and if you like the content of the video, do share it with your friends and like and subscribe to the channel. Okay, and you follow me on my Instagram handle also for any further queries if you need regarding the CGL or any other exam preparations. Thank you so much. Bye bye.